Hello everyone, welcome to Efforts. Today I am back with another video of B.Ed. आज हम पढ़ने वाले हैं B.Ed फोर्थ सेमेस्टर के एडू B.Ed 117 के पार्ट बी यानी कि पॉपुलेशन एजुकेशन को। इसका यूनिट 1 मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आज के वीडियो में यूनिट 2 कवर करेंगे जो कि है कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन। यूनिट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी B.Ed फोर्थ सेमेस्टर की, वहाँ से आप देख सकते हैं जाके। चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। काफ़ी शॉर्ट वीडियो है और इजी भी है काफ़ी कंसेप्ट्स, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। पहला टॉपिक तो हम पढ़ेंगे पॉलिसी लेवल ऑब्जेक्टिव एम्फेसाइज। दूसरा हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन एजुकेशन, फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोग्राफी और लास्ट में अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। वीडियो में सारे आंसर्स आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी मैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। I'm Captain Jack Sparrow. हमारा पहला टॉपिक है पॉलिसी लेवल ऑब्जेक्टिव्स एम्फेसाइज, नीति स्तर के उद्देश्य। Policy level objectives focus on the big picture direction of an organization or government rather than daily operational tasks. Here are key areas they emphasize. अब जो नीति स्तरीय उद्देश्य होते हैं उनका काम छोटी मोटी चीज़ों पे फोकस ना करके किसी भी संस्था या फिर सरकार की जो नीतियां हैं उसकी एक बड़ी तस्वीर दिखाने की दिशा में होता है। मतलब पॉलिसी लेवल ऑब्जेक्टिव्स आपको ये बताते हैं कि ओवरऑल सरकार ने या किसी संस्था ने, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब ने बच्चों की शिक्षा के लिए किस तरह के उद्देश्य बनाए हैं, तो उसका ओवरऑल एक इमेज आपके सामने ये रखता है। इन्हीं उद्देश्यों को हम जानेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म विजन, सेटिंग बोर्ड मल्टी ईयर गोल्स दैट डिफाइन वेयर द ओवरऑल सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन इज हेडिंग। दीर्घकालिक दृष्टिकोण, नाम से ही पता चल रहा है जो काफ़ी लंबे समय तक के लिए हो। तो ये लोग बहुवर्षीय लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, यानी काफ़ी लंबे समय तक का एक लक्ष्य आपके सामने रख देते हैं जिससे कि आप ये परिभाषित कर पाएँ कि इनकी समग्र शिक्षा प्रणाली किस दिशा में जा रही है, यानी इनका ओवरऑल एम है क्या। सिस्टम वाइड इम्पैक्ट, फोकसिंग ऑन आउटकम्स दैट अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी और कंट्री एज अ होल। सिस्टम व्यापी प्रभाव, इसका मतलब ये है कि ये उन परिणामों पे ध्यान केंद्रित करते हैं जिसकी वजह से वो पूरा संगठन, समुदाय या फिर पूरा देश प्रभावित होता है। मतलब पॉलिसी लेवल ऑब्जेक्टिव्स इस बात पे फोकस करते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का लॉन्ग टर्म में क्या ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, वो ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं या डिसीजंस हैं जिनकी वजह से वो इंस्टीट्यूशन प्रभावित होगा। तीसरा, रिसोर्स एलोकेशन, guiding how major budgets, workforce and strategic assets should be distributed. संसाधन आवंटन, यानी कि ये मार्गदर्शन करना कि जितना भी बजट है या कार्यबल है, कार्यबल का मतलब कितने लोग काम करने के लिए अवेलेबल है, या जो भी रणनीतियाँ हैं, इन सभी चीज़ों को किस तरह से विस्तृत किया जाए, किस तरह से अलग अलग लेवल पे बांटा जाए। पॉलिसी लेवल ऑब्जेक्टिव इस बात पे भी फोकस करता है कि कितना रिसोर्स किस किस जगह पे बांटा जाना है। फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइंस, इस्टेब्लिशिंग द कोर रूल्स, बाउंड्रीज एंड प्रिंसिपल्स फॉर टीम्स टू फॉलो व्हेन मेकिंग डिसीजंस। इवन ये रूपरेखा और दिशा निर्देश भी तैयार करता है कि किसी भी पॉलिसी को या किसी भी डिसीजन को बनाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो उन सारे पॉइंट्स को भी ये बताता है। इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ensuring long-term stability, consistency, fairness and positive social और economic impact। इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस समझिए आप। इक्वालिटी का मतलब होता है सबको एक बराबर अवसर प्रदान करना, जबकि इक्विटी का मतलब होता है जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना प्रदान करना। तो ये एक तरह से इक्विटी और स्थिरता भी लाता है, यानी कि दीर्घकालिक स्थिरता, निरंतरता, निष्पक्षता और सकारात्मक सामाजिक या आर्थिक प्रभाव को भी सुनिश्चित करता है। यानी ये इंश्योर करता है कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए गए डिसीजंस प्रभावी साबित हो। ऐसा ना हो कि बार बार उन डिसीजंस को किसी दिक्कत की वजह से बदलना पड़ जाए। जो भी पॉलिसी आपने बनाई है वो पूरी तरह से फेयर हो, पॉजिटिव हो और सभी लोग उसको एक्सेप्ट करें। हाई लेवल अकाउंटेबिलिटी,
setting major benchmarks and standards to evaluate overall success over time. उच्च स्तरीय जवाबदेही, समय के साथ समग्र सफलता का मूल्यांकन करने के लिए भी प्रमुख मानक निर्धारित करना, यानी ये भी इंश्योर करता है कि आप बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को मापने के लिए सही तरह के मानकों पे उसकी परीक्षा लेते रहें। मतलब ऐसा ना हो कि आप जो टेस्ट ले रहे हैं वो बच्चे की सिर्फ रटने की कैपेबिलिटी को मेजर कर रहा है। बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट कैसी हो रही है, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सभी चीज़ों को चेक करने के लिए भी आपको उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट डिज़ाइन करने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन एजुकेशन, यानी जनसंख्या शिक्षा को समझना। पॉपुलेशन एजुकेशन क्या होता है, चलिए जानते हैं हम। पॉपुलेशन एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड हाउ पॉपुलेशन ग्रोथ, distribution and dynamics directly affect the quality of human life and society. जनसंख्या शिक्षा व्यक्तियों को ये समझने में मदद करती है कि जनसंख्या वृद्धि, वितरण और गतिशीलता सीधे मानव जीवन और समाज की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करती है। पॉपुलेशन एजुकेशन से हमें ये समझ में आता है कि ज़्यादा या कम आबादी, या फिर वो आबादी किस क्षेत्र में कितनी ज़्यादा बटी है और कितनी कम बटी हुई है, या फिर किस तरह से ये पॉपुलेशन बढ़ती और घटती रहती है, इन सब से हमारे जीवन शैली पे क्या प्रभाव पड़ता है। क्रिएटिंग अवेयरनेस, इट एजुकेट्स पीपल ऑन बेसिक डेमोग्राफिक कंसेप्ट्स लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स एंड माइग्रेशन। सबसे पहले तो ये जागरूकता पैदा करता है, यानी पॉपुलेशन एजुकेशन पढ़ के हमें उससे रिलेटेड कई सारे टर्म्स के बारे में पता चलता है, जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन जैसी कई सारी चीज़ें जो जनसंख्या पे प्रभाव डालती हैं। Resource population balance. It highlights the relationship between human population, natural resources and the environment. संसाधन जनसंख्या संतुलन, ये मानव जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के बीच में संबंध पर प्रकाश डालता है। यानी कि पॉपुलेशन एजुकेशन पढ़ के हमें ये समझ आता है कि हमारी पॉपुलेशन, हमारे आसपास मौजूद सारे नेचुरल रिसोर्सेज और हमारे पर्यावरण में क्या संबंध है, हम सब कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, it shows how family size directly impacts healthcare, nutrition, housing, education and living standards. जीवन की गुणवत्ता, ये दर्शाता है कि किस तरह से परिवार का आकार, यानी परिवार कितना छोटा या कितना बड़ा है, इस पे निर्भर करता है कि परिवार के सदस्य को कैसी जीवन शैली मिलेगी, कितना पोषण मिल पाएगा, उनके रहने का तरीका कैसा होगा, शिक्षा के अवसर उन्हें मिल पाएंगे या नहीं। ओवरऑल पूरी लाइफस्टाइल इस पे डिपेंड करती है कि फैमिली का साइज़ कितना बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर परिवार छोटा है तो सबकी ज़रूरतें भी आसानी से पूरी हो पाएंगी। जितना बड़ा परिवार होगा उतनी ज़्यादा ज़रूरतें पूरी करने में पैसे लगेंगे। रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, इट प्रिपेयर्स यंग पीपल टू मेक इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस रिगार्डिंग मैरिज, फैमिली साइज एंड लाइफस्टाइल इन द फ्यूचर। पॉपुलेशन एजुकेशन को पढ़कर ही हम जिम्मेदारी से निर्णय ले पाते हैं, यानी जो अभी के युवा हैं जिन्हें भविष्य में चल के विवाह करना है, अपना परिवार बनाना है, तो ऐसे लोगों को एक आइडिया लग जाता है कि हमें किस एज पे शादी करनी है, कितना हमारा फैमिली का साइज़ होना चाहिए और कैसी लाइफस्टाइल हम अफोर्ड कर पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट लिंक्स पॉपुलेशन ट्रेंड्स टू वाइडर नेशनल इश्यूज लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सतत विकास, ये जनसंख्या प्रवृत्तियों को आर्थिक विकास, गरीबी में कमी और पर्यावरण संरक्षण जैसे व्यापक राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़ता है। यानी पॉपुलेशन एजुकेशन में आप ये भी जानते हैं कि किस तरह से आपकी पॉपुलेशन ओवरऑल कंट्री को इफ़ेक्ट करती है। कई सारे नेशनल इश्यूज़ जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सभी चीज़ों पे किस तरह से पॉपुलेशन अफेक्ट डालती है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज मिलती है। सोशल एंड जेंडर वैल्यूज़, इट प्रमोट्स पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड जेंडर इक्वालिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड कम्युनिटी वेलबींग। सामाजिक और लैंगिक मूल्य, ये लैंगिक समानता, प्रजनन स्वास्थ्य और सामुदायिक कल्याण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। यानी हमें कई सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि जेंडर इक्वालिटी क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे मेंटेन रखनी है और ओवरऑल कम्युनिटी या सोसाइटी की डेवलपमेंट कैसे करनी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी की समझ। डेमोग्राफी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, हाउ दे ग्रो, चेंज, मूव एंड इंटरैक्ट ओवर टाइम। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से। जनसांख्यिकी
मानव आबादी का वैज्ञानिक अध्ययन है। वे समय के साथ कैसे बढ़ते हैं, बदलते हैं, स्थानांतरित होते हैं और बातचीत करते हैं। यानी डेमोग्राफी का मतलब होता है ऐसी साइंटिफिक स्टडी जिसमें कि हम ह्यूमन पॉपुलेशन से रिलेटेड चीज़ों को समझ पाते हैं कि किस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती है, बदलती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, उनके मूव करने का क्या रीज़न है और किस तरह से एक दूसरे से इंटरैक्ट करती है। कोर पॉपुलेशन फैक्टर्स, इट फोकसेस ऑन 3 मेन ड्राइव्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज: फर्टिलिटी, बर्थ्स, मोर्टैलिटी, डेथ्स एंड माइग्रेशन मूवमेंट ऑफ पीपल। डेमोग्राफी मुख्य जनसंख्या कारकों पर ध्यान देती है। जनसंख्या के बदलने के 3 सबसे बड़े कारक होते हैं। सबसे पहला तो होता है प्रजनन क्षमता, यानी किस दर से बच्चे जन्म ले रहे हैं। दूसरा मृत्यु दर, यानी किस दर से साल भर में मृत्यु हो रही है। और प्रवासन, यानी लोग किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ये तीनों फैक्टर्स डेमोग्राफी को अफेक्ट करते हैं। मेजरिंग पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, इट एनालाइजेज हाउ अ पॉपुलेशन इज मेड अप, फोकसिंग ऑन की इंडिकेटर्स लाइक एज, जेंडर, लिटरेसी एंड ऑक्यूपेशन। जनसंख्या संरचना को मापना, ये उम्र, लिंग, साक्षरता और व्यवसाय जैसे प्रमुख संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्लेषण करता है कि जनसंख्या कैसे बनती है। मतलब डेमोग्राफी पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करता है, उसको मेजर करता है कि पॉपुलेशन किस तरह की है। पॉपुलेशन में यंगस्टर्स ज़्यादा हैं या फिर एल्डर सिटीजन ज़्यादा हैं, मेल्स ज़्यादा है या फीमेल्स ज़्यादा हैं, एजुकेटेड ज़्यादा है या अनएजुकेटेड ज़्यादा है, और किस ऑक्यूपेशन में कितने ज़्यादा लोग हैं। ट्रैकिंग ग्रोथ एंड ट्रेंड्स, इट ट्रैक्स वेदर अ पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, श्रिंकिंग और स्टेइंग स्टेबल ओवर स्पेसिफिक पीरियड्स। विकास और रुझानों पर नज़र रखना, ये ट्रैक करता है कि क्या जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है या विशिष्ट अवधियों में स्थिर रह रही है। डेमोग्राफी इन सभी चीज़ों पर ध्यान देता है कि पॉपुलेशन किस तरह से चेंज हो रही है। अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इट एग्जामिन्स वेयर पीपल लिव, मैपिंग पॉपुलेशन डेंसिटी अक्रॉस अर्बन, रूरल एंड रीजनल एरियाज़। ये वितरण को भी समझता है, यानी कि इससे ये जांच कर पाते हैं हम कि लोग कहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, शहरों में, गाँव में, या फिर कौन से क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा है। प्रेडिक्टिंग फ्यूचर शिफ्ट्स, it uses current data to forecast future trends such as an aging population or a growing youth workforce. इन सभी तरह के डेटा को पढ़कर ये भविष्य में आने वाले बदलावों की भविष्यवाणी करता है, यानी भविष्य में जो हमारी आबादी है वो किस तरफ शिफ्ट होगी, यानी पॉपुलेशन में ज़्यादा यंगस्टर्स होंगे या फिर एल्डर पीपल होंगे। गाइडिंग पब्लिक पॉलिसी, इट प्रोवाइड्स एसेंशियल डेटा दैट हेल्प्स गवर्नमेंट्स प्लान फॉर पब्लिक रिसोर्सेज लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हाउसिंग एंड जॉब्स। सार्वजनिक नीति का मार्गदर्शन करना, डेमोग्राफी के थ्रू गवर्नमेंट को बहुत हेल्प मिलती है ये डिसाइड करने में कि किस लोकेशन या रीजन में उन्हें कितने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रहने की व्यवस्था या फिर नागरिकों के लिए संसाधनों की व्यवस्था करनी है। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या के विभिन्न कारणों को समझना। The rapid growth of the global population is driven by a combination of medical progress, socio-economic factors and demographic trends. वैश्विक जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, चिकित्सा प्रगति, सामाजिक आर्थिक कारकों और जनसांख्यिकी रुझानों के संयोजन से प्रेरित है। यानी पॉपुलेशन किस वजह से बढ़ रही है, इसके 3 मेन फैक्टर्स हैं। सबसे पहला तो जो मेडिकल फील्ड में ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से डेथ रेट कम हो गई है, जो कि अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इसकी वजह से बढ़ भी रही है। दूसरा है कि जो भी हमारी सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है उनकी वजह से, और डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को समझने की वजह से। चलिए हम एक एक करके जानते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों हो रही है। डिक्लाइन इन डेथ रेट्स, मेडिकल एडवांसमेंट्स, वैक्सीनेशंस एंड इम्प्रूव्ड सैनिटेशन हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी रेट्स, अलाउइंग मोर पीपल टू लिव लॉन्गर लाइव्स। मृत्यु दर में गिरावट, चिकित्सा में जो प्रगति हुई है जैसे कि टीकाकरण, बेहतर स्वच्छता, इन सभी वजहों से मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा घट गई है। यानी अब हम किसी बीमारी से होने वाली जो मृत्यु दर थी उसको रोक पा रहे हैं या कम कर पा रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों की जान हम बचा पा रहे हैं। तो ये भी एक वजह है पॉपुलेशन के बढ़ने की। कितना अजीब लग रहा है ना सुनने में कि अब जान बचाने से भी दिक्कत हो रही है। इट्स जस्ट वी आर डिस्कसिंग द रीजंस फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। अगला रीज़न है लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी।
Better prenatal, maternal, and pediatric health care mean far more newborns survive infancy and reach adulthood. कम शिशु मृत्यु दर। पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे होते थे जो जन्म लेते ही ज़्यादा समय तक ज़िंदा नहीं रह पाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी। अब कहीं ना कहीं मेडिकल में एडवांसमेंट होने की वजह से हम बहुत बेहतर प्रसव पूर्व, मातृ और बाल चिकित्सा स्वास्थ्य पे ध्यान दे पा रहे हैं। यानी कि बच्चा जब पेट में है उस टाइम पे भी उसकी देखभाल अच्छे से हो जा रही है, डिलीवरी के टाइम पे भी माँ और बच्चे दोनों का टीकाकरण किया जा रहा है, ध्यान रखा जा रहा है। और इसके अलावा बच्चे की ग्रोथ में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स देना ज़रूरी है, इन सब चीज़ों पे भी बात हो रही है। तो इससे शिशु मृत्यु दर भी काफ़ी कम हुआ है एंड एज अ रिज़ल्ट पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब बताओ, बच्चों की जान बचा लेने में भी दिक्कत है। खैर, हाई फर्टिलिटी रेट्स इन मैनी रीजन्स, सोशल नॉर्म्स, अर्ली मैरिज और कल्चरल प्रेफरेंसेस फॉर लार्जर फैमिलीज लीड टू हाई बर्थ रेट्स पर फैमिली। उच्च प्रजनन दर कई क्षेत्रों में अभी भी सामाजिक मानदंडों के हिसाब से शादियां जल्दी कर दी जाती हैं, जिस वजह से फर्टिलिटी रेट बढ़ रही है। यानी कि आपको भी पता होगा कि एज के साथ फर्टिलिटी रेट कम होती जाती है। अब शादी अगर सही टाइम पे या जल्दी हो जा रही है, उस केस में ज़्यादा चांसेस हैं बच्चे पैदा करने के। सो एज अ रिज़ल्ट पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड एजुकेशन, limited access to modern birth control methods and reproductive health education contributes to unintended pregnancies. परिवार नियोजन और शिक्षा की कमी, ज़्यादातर जो फैमिलीज़ होती हैं उन्हें पॉपुलेशन कंट्रोल की नॉलेज नहीं होती, वो आधुनिक जन्म नियंत्रण विधियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बच्चे पैदा होते हैं। तो बर्थ कंट्रोल की नॉलेज ना होना भी एक बड़ा रीज़न है। Increased life expectancy, better nutrition, cleaner drinking water, and effective disease control have raised the average lifespan worldwide. जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, बेहतर पोषण, स्वच्छ पेयजल और प्रभावी रोग नियंत्रण ने दुनिया भर में औसत जीवन प्रत्याशा को बढ़ा दिया है। अब देखिए, इस जनरेशन में जो लोग हैं वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन सब रीजंस की वजह से भी अब पॉपुलेशन बढ़ रही है। इमिग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन, इन स्पेसिफिक रीजन्स एंड सिटीज़ इनकमिंग माइग्रेशन एड्स सिग्निफिकेंटली टू लोकल पॉपुलेशन डेंसिटी अलॉन्गसाइड नेचुरल ग्रोथ। तो नेचुरल ग्रोथ तो हो ही रही है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे फैक्ट्रीज़ या कंपनीज़ की वजह से पॉपुलेशन अपने आप बढ़ती जाती है। मतलब लोग शिफ्ट होते हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, तो ऐसे में ऑटोमेटिकली उस एरिया में पॉपुलेशन बढ़ जाती है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।